एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर रूरल डेवलपमेंट। चलिए, रूरल डेवलपमेंट क्या होता है? रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए जो भी प्लान या एक्शन होता है उसे रूरल डेवलपमेंट कहा जाता है। हम डेफिनेशन देखते हैं। एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एरियाज दैट आर लैगिंग बिहाइंड इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द विलेज इकोनॉमी। एक्चुअली ये एक प्रोसेस होता है जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ रूरल पीपल बढ़ता है एंड पॉवर्टी कम्स डाउन। रिमेंबर, ये एक लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है, इसको कंटिन्यूसली करते रहना है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट? हम क्यों रूरल डेवलपमेंट किस इंटेंशन से करते हैं? पहला है इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, जिससे प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स बढ़ेगा। दूसरा, फार्मिंग के अलावा दूसरे सोर्सेज ऑफ इनकम भी जनरेट करना, मींस जनरेटिंग अल्टरनेटिव मींस ऑफ लाइवलीहुड। तीसरा, हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज को विलेजेस में बढ़ाना, दैट इज प्रमोटिंग एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। सो देयर आर थ्री ऑब्जेक्टिव्स: increasing the productivity of agriculture sector, generating alternative means of livelihood and promoting education and health facilities. कौन से एरियाज है जिसमें हमें रूरल डेवलपमेंट करना चाहिए? पहला, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज डेवलप करना विलेजेस में, जिससे कि और सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ सके। दूसरा, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना, जिसके लिए हमें लिटरेसी रेट बढ़ाना है, एजुकेशन फैसिलिटीज बढ़ाना है, फीमेल लिटरेसी को बढ़ाना है। तीसरा, विलेजेस के सोशल रिसोर्सेज को भी बढ़ाना है, उसमें आता है हेल्थ, सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ। गवर्नमेंट की जो लैंड रिफॉर्म की पॉलिसीज होती हैं उसको भी अच्छे से इंप्लीमेंट करना, ये नंबर 4 हो गया। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, क्रेडिट, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, रोड्स, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें का डेवलपमेंट विलेजेस में करना, तभी रूरल डेवलपमेंट हो सकता है। ये एक एरिया है। फिर आता है रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, जिसको हम बोलते हैं एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी। जो गरीबी है उसको हटाने के लिए जो भी हम एफर्ट्स करेंगे वो रूरल डेवलपमेंट में आएंगे। सो देयर आर 6 एरियाज, मेन एरियाज फॉर रूरल डेवलपमेंट। अब कुछ चैलेंजेस रूरल डेवलपमेंट में फेस होते हैं, इसको 2 कैटेगरीज में करते हैं। एक जो कई सालों से चले आ रहे हैं उसको बोलते हैं लिंगरिंग चैलेंजेस, एक जो नए डेवलप हो रहे हैं चैलेंजेस उसको इमर्जिंग बोलते हैं। जो कई सालों से चले आ रहे हैं उसमें रूरल क्रेडिट एक है और दूसरा है रूरल मार्केटिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं बैंकिंग की तरफ। रोल ऑफ रूरल बैंकिंग इन रूरल डेवलपमेंट। रूरल बैंकिंग विलेजेस में बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के क्या रोल है? पहला, जो भी इस तरह के बैंक्स होते हैं दे प्रोवाइड लो रेट ऑफ इंटरेस्ट और दे चार्ज लो रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द फार्मर्स, तो फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल है। दूसरा, इसकी वजह से मनी लेंडर्स का जो डेट ट्रैप होता है, डेट ट्रैप मतलब एक लोन लेने के लिए दूसरा लोन लेना, इससे फार्मर्स का बचाव होता है, दैट इज इट लिबरेट्स फार्मर्स फ्रॉम डेट ट्रैप ऑफ मनी लेंडर्स। तीसरा, इट प्रमोट्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन मींस ग्रोइंग द क्रॉप्स फॉर सेलिंग इन द मार्केट। चौथा, इट एनकरेजेस नॉन फार्म एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज। एग्रीकल्चर को छोड़ के दूसरे सोर्सेज ऑफ इनकम भी हम डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्रेडिट चाहिए, मनी चाहिए, जो रूरल बैंकिंग प्रोवाइड कर सकती है। और growth rate of agriculture decelerated to about 3% from 1991 से 2012. So agriculture sector का growth नहीं हुआ है। एक और चीज, during 2014 and 15 gross value added growth rate of agriculture and related sector was just 1%. देखिए, इकोनॉमी को हम ग्रो कर रहे हैं 6% से और एग्रीकल्चर उस समय ग्रो हुआ था सिर्फ 1% से। इट इज समथिंग विच इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। रूरल डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्यों? सबसे पहले, मैक्सिमम पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरिया, 70% पॉपुलेशन, इसलिए जरूरी है। दूसरा, व्हेन मैक्सिमम पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरिया तो उनकी डिमांड भी ज्यादा होगी, तो देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल ऑफ डिमांड। अगर वो उनका कंजम्पशन बढ़ता है तो इकोनॉमी ग्रो करती है, जीडीपी ग्रो करती है। सो सेकंड पॉइंट, रूरल पॉपुलेशन ऑफर्स अ ह्यूज डिमांड पोटेंशियल। तीसरा, कंट्री फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंसी अटेन कर सकता है। सो थ्रू रूरल डेवलपमेंट कंट्री कैन अटेन सेल्फ सफिशिएंसी। एंड लास्टली, जो भी एग्रीकल्चर का एक्स्ट्रा वर्क फोर्स है, अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे। दैट वर्क फोर्स विल सर्व एज वर्क फोर्स फॉर अर्बन एरियाज इन द इंडस्ट्रीज। तो ये 4 पॉइंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्रेडिट इज लाइफलाइन ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी। क्यों, ऐसा क्यों कहा जाता है? दो कारण है। मैक्सिमम फार्मर्स इंडिया में स्मॉल या मार्जिनल होते हैं, जिनका नंबर भी बहुत लार्ज है, और दे आर डूइंग सबसिस्टेंस प्रोडक्शन, मतलब जितना जरूरी है उनके लिए उतना ही कर पाते हैं, एक्स्ट्रा नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं। दूसरा, जेस्टेशन लैग। जेस्टेशन लैग का मीनिंग होता है फ्रॉम द डे ऑफ सेटिंग अप ऑफ समथिंग एंड टिल वी गेट द प्रोडक्शन, इसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसके बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। तो फार्मर जब सीड सो करता है और जब क्रॉप रेडी होता है, इसके बीच में 4-5 महीने का टाइम कम से कम लगता है। उस बीच में उनको क्रेडिट की जरूरत होती है, काय के लिए? सीड्स के लिए, फैमिली एक्सपेंसेस है, मैरिजेस, सोशल फंक्शंस है। देयरफॉर क्रेडिट इज द लाइफलाइन ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी। हम क्रेडिट नीड्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म 6 मंथ से 12 मंथ्स के लिए, मीडियम टर्म 12 मंथ से 5 इयर्स के लिए, लॉन्ग टर्म 5 इयर्स से 20 इयर्स के लिए। शॉर्ट टर्म जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट होता है वो छोटे होते हैं, फॉर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब के लिए। मीडियम टर्म जो होता है वो मशीनरी परचेज, छोटी मशीनरी परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसेज या बाउंड्रीज, डिगिंग वेल्स, इवन फॉर एडमिशंस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द फार्मर्स। एंड लॉन्ग टर्म जो होते हैं नॉर्मली दे आर फॉर क्रिएशन ऑफ एसेट, दैट इज परचेज ऑफ लैंड, परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड, परचेज ऑफ ट्रैक्टर, परचेज ऑफ अ न्यू हेवी मशीन फॉर एग्रीकल्चर। सो ये जो लोन होता है 5 से 20 साल तक चलता है। Purpose of borrowings can again be classified in 2 ways, productive borrowing या unproductive borrowing। Productive borrowing से production बढ़ता है, जैसे buying of seeds, fertilizers, agriculture equipment। Unproductive से production नहीं बढ़ता है, but it is essential for the family purposes, household needs, जैसे social purposes, education, marriage, इन सब के लिए जो borrowings होती है उसे बोलते हैं। सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट 2 तरह के होते हैं, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। अब इंस्टीट्यूशनल में सारी एजेंसीज आती हैं, गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स। इनका शेयर 1950 में सिर्फ 7% था, ये सिर्फ 7% शेयर इनकी तरफ से आता था, और एट प्रेजेंट ये है 66%। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में आते हैं लैंडलॉर्ड्स, ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, इंटरमीडियरीज। 1950 में इनका शेयर था 93%, मैक्सिमम था, बट इनके साथ एक प्रॉब्लम था, दे यूज्ड टू चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट पे नहीं कर पाए, दे यूज्ड टू एक्वायर द लैंड एंड दे वर मैनिपुलेटिंग द अकाउंट बिकॉज फार्मर्स वर नॉट नोइंग एनीथिंग। अब हम आगे इंस्टीट्यूशंस देखते हैं जो रूरल क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है नाबार्ड। जिस तरह बैंकों के लिए आरबीआई सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी तरह नाबार्ड इज द एपेक्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम with respect to rural credit. So you can see here the first thing, apex institution for rural credit। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये 1982 में सेटअप हुआ था। इसका काम है टू टेक मेजर्स टू इम्प्रूव रूरल क्रेडिट डिलीवरी एंड इट कोऑर्डिनेट्स द रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये पर्सन्स को भी ट्रेन करता है जिससे जो रूरल डेवलपमेंट है उसके लिए हेल्प हो सके। इट इज ऑल्सो ऑब्जर्विंग एंड इवेल्युएटिंग द प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जितने भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करती है रूरल डेवलपमेंट के लिए वो नाबार्ड के थ्रू होते हैं। नाबार्ड कीप्स ऑन ऑब्जर्विंग इट। अगला जो है रीजनल रूरल बैंक्स और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं। दे आर सेटअप टू प्रमोट रूरल क्रेडिट एंड स्पेशली ये बैकवर्ड और रिमोट एरिया में सेटअप किए जाते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करते हैं, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में एक होता है। इनका टारगेट हमेशा वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी या स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं। अब इसमें एक चीज हमें ध्यान रखना है, एलडीबी ऐसे नाम सजेस्ट कर रहा है, लैंड डेवलपमेंट बैंक। इट इज मेनली वर्किंग फॉर डेवलपिंग द लैंड। रीजनल रूरल बैंक्स, ये इट इज प्रोवाइडिंग मेनली द क्रेडिट्स फॉर दिस पर्पस, फॉर द जनरल पर्पसेस। अगला जो बोर्ड में भी कई बार आ चुका है, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। तीसरा नंबर माइक्रो, जैसे नाम सजेस्ट करता है, ये छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करता है फार्मर्स को, गिविंग स्मॉल लोन्स। इट वाज स्टार्टेड टू हेल्प पीपल इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज नॉट कवर्ड बाय एनी बैंकिंग सिस्टम। एक्चुअली ये बांग्लादेश में शुरू हुआ था, जहां पर भी बैंकिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है रूरल एरिया में, वहां पर माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए जिससे छोटे मोटे जो नीड्स होते हैं पैसे के वो द फार्मर्स कैन ऑब्टेन।
इट इज बिकमिंग पॉपुलर ड्यू टू इनफॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म। इसमें अगर लोन ऑब्टेन करना है, मनी ऑब्टेन करना है, इट्स नॉट मच फॉर्मल, कम फॉर्मेलिटी में आपको लोन मिलता है। अगला जो है नंबर 4, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। व्हाट आर द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर द ग्रुप्स विच प्रमोट सेविंग हैबिट्स अमंग रूरल हाउसहोल्ड्स। सो एक ग्रुप बनाइए, सेल्फ हेल्प ग्रुप विल बी क्रिएटेड, इट विल प्रमोट सेविंग हैबिट्स, और इसमें क्रेडिट या लोन मिलता है विदाउट सिक्योरिटी, विदाउट मॉर्गेज, जो कि एक इजी चीज है फार्मर्स के लिए, एंड दे चार्ज मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंडिया में 54 लाख वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जिसके 6 करोड़ मेंबर्स हैं। 10 to 15,000 per self-help group renovating fund is provided to the government, and 2.5 lakh per community investment support fund is also provided by the government. हम इसको शॉर्ट में CISF बोलते हैं। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम, जो हम माइक्रो जैसे नाम सजेस्ट करता है, बहुत छोटा रिक्वायरमेंट। माइक्रो मीन स्मॉल, इट इज गिविंग स्मॉल लोन्स टू द फार्मर्स। ये शुरू किया था टू हेल्प पीपल इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, जो हम पहले ही देख चुके हैं। आगे रूरल बैंकिंग इंडिया में, इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन अगर हम करें तो पॉजिटिव चीज क्या है? इट एक्सपेंडेड ओवर टाइम एंड बिकेम ऑर्गेनाइज्ड, एंड आफ्टर 1969 ये बहुत स्ट्रांग हुआ। क्यों? 1969 में कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज किया था, प्राइवेट बैंक्स को गवर्नमेंट ने परचेज किया था। नाबार्ड के बनने से देयर वाज अ ह्यूज रिवॉल्यूशन इन द रूरल क्रेडिट। रूरल बैंकिंग की वजह से देयर इज प्रमोशन ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेट ट्रैप ऑफ मनी लैंडर्स, इससे बचाव हुआ फार्मर्स का, दैट इज लिबरेशन फ्रॉम डेट ट्रैप ऑफ मनी लैंडर्स। बट इसकी कुछ डेफिशिएंसीज है, कुछ प्रॉब्लम्स है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज टाइड टू कोलेटरल, हमें कुछ मॉर्गेज रखना पड़ता है तब लोन मिलता है। लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस ऑफ रिकवरी ऑफ लोन्स, गवर्नमेंट ने कोई भी स्ट्रिक्टनेस नहीं रखी लोन को रिकवर करने के लिए। इसी वजह से आप देखो लास्ट पॉइंट, हाई डिफॉल्ट रेट इज देयर, एंड इंस्टीट्यूशंस फेल टू डेवलप थ्रिफ्ट कल्चर। थ्रिफ्ट कल्चर मतलब सेविंग कल्चर, थ्रिफ्ट का मीनिंग होता है सेविंग। तो ये जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स है, ये सेविंग हैबिट डेवलप नहीं कर पाए। गवर्नमेंट ने एक जनधन योजना भी शुरू की थी, जिसमें 1 to 2 lakhs accidental insurance coverage मिलता है, and for the farmer there is overdraft facility of 10,000। जो भी पैसा मनरेगा या ओल्ड एज पेंशन या सोशल सिक्योरिटी पेमेंट आता है, वो उस जनधन योजना में खोले गए बैंक अकाउंट में जमा होता है। And here, when you open an account in Jan Dhan Yojana, there is no need to keep minimum bank balance. And 50 crore people opened the account in Jan Dhan Yojana. Banks were having nearly 2 lakh crores of rupees with them, which was very good for the development of the country. अब कई बार ऐसा आता है कि सरकार लोन्स को माफ कर देती है किसानों की। क्या ये सही है? हम जानते हैं। सबसे पहले ये सही क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज ड्रेनिंग द गवर्नमेंट्स एक्सचेकर। एक्सचेकर मीन्स गवर्नमेंट्स का जो कलेक्शन ऑफ मनी है वो कम होता है। देन सेकेंड, इट अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फॉर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी। हम सारा पैसा अगर माफ कर दें तो हम जो पैसा गवर्नमेंट उसको पे कर रही है, वो पैसा अगर माफ नहीं होता तो वी कुड हैव यूज्ड इट फॉर जनरेटिंग नॉन फार्म एक्टिविटीज, जिससे फार्मर्स का प्रोडक्शन और बढ़ता, नए सोर्सेज ऑफ इनकम डेवलप होते। एंड तीसरा, ये जो लोन वेविंग है, माफ करना, इट इज शुड नॉट बी मोटिवेटेड बाय पॉलिटिकल रीजन, बट ये यही होता है। बिफोर द इलेक्शन दिस अनाउंसमेंट इज डन। अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इट इज अ प्रोसेस, कई सारे प्रोसेस का एक एडिशन है। उसमें कौन कौन से प्रोसेस आते हैं? असेंबलिंग of agriculture produce, storage of agriculture produce, processing, transportation, packaging, grading and distribution of different agriculture commodities across the country. So agriculture marketing is a process that involves assembling, storage, processing, transportation, packaging, grading and distribution of different agriculture commodities across the country. ये definition बहुत important है, इसे याद कर लेना और ये as it is आनी चाहिए।
हमें ध्यान रखना है कि 2020 में इंडियन पार्लियामेंट पास 3 लॉज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। नाउ नीड ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्यों जरूरी था? एग्रीकल्चर मार्केटिंग कई सारे प्रॉब्लम्स थे, ये हैं एक के बाद एक सामने। सबसे पहले एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मनी लेंडर्स ने पूरा एग्रीकल्चर मार्केटिंग कंट्रोल किया हुआ था एंड इट वाज एक्सप्लॉइटेटिंग। कैसे? वो डिस्ट्रेस सेल में बिलीव करते थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रेस सेल? फोर्सिंग द फार्मर्स टू सेल इमीडिएटली द प्रोड्यूस एट अ लोअर प्राइस। तो कम प्राइसेस में वो खरीदते थे फोर्स करके फार्मर्स को। डिस्ट्रेस सेल। तीसरा, डेट ट्रैप, फोर्स टू सेल टू मनी लेंडर्स। आपने मनी लेंडर से लोन लिया है तो उन्हीं को सेल करना है, तो कम प्राइसेस पे वो परचेज करते थे। फॉल्टी वेइंग, जो वेट्स थे 1 kg 2 kg 10 kg 100 kg जो भी थे वो फॉल्टी थे, उसको मैनिपुलेट किया जाता था बाय द मिडल मैन। तो इसमें चीटिंग फार्मर्स की होती थी, that is farmers were at loss. Then manipulation of accounts by money lenders, because farmers were illiterate, they were not having any idea of accountancy, so accounts were manipulated and farmers were always in loss, that is they have to keep on paying interest. Then lack of storage facilities in the countries for farmers, अभी तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करी बट पहले बिल्कुल नहीं था। सो अल्टीमेटली दे वर फोर्स्ड टू सेल एट लोअर प्राइस टू द middlemen, and middlemen were having the storage facilities, so again the farmer was at loss. फार्मर्स को सही प्राइजेस भी मालूम नहीं था कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन भी था, लैक ऑफ प्राइस इंफॉर्मेशन। तो ये पॉइंट्स थे नीड ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ये 7 पॉइंट्स हैं, हम इसको ब्रीफ में देखते हैं वापस। अर्लियर इट वाज कंट्रोल बाय मनी लेंडर, देयर इज डिस्ट्रेस सेल, forced sell due to debt trap, faulty weighing, manipulation of accounts, lack of storage facilities and lack of price information। इन सब की वजह से there was need of agriculture marketing। फिर गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए। सो गवर्नमेंट मेजर्स में सबसे पहले आता है रेगुलेटेड मार्केट। गवर्नमेंट स्टार्टेड रेगुलेटेड मार्केट एवरीवेयर। काय के लिए? फॉर सेल एंड परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब रेगुलेटेड मार्केट को रन कौन करता है? एक मार्केट कमेटी रन करती है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, किस किस के? गवर्नमेंट के, फार्मर्स के और ट्रेडर्स के। और स्ट्रिक्ट विजिल, मतलब ध्यान से देखा जाता है कि सब चीजें स्टैंडर्ड से हो, प्रॉपर स्केल, प्रॉपर वेट्स यूज हो और फार्मर्स आर गेटिंग अप्रोप्रिएट प्राइस और कोई झगड़ा ना हो। सो दिस मार्केट कमेटी लुक्स आफ्टर दैट। सेकेंड स्टेप था फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, इसमें रोड भी आ जाएंगे, स्टोरेज फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी और डेवलप करी। ट्रांसपोर्टेशन न होने से, स्टोरेज न होने से 10% of the food grains is always wastage and it's a huge loss to the country। अगर कंट्री के लेवल पे 10% अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा फिगर आता है। तीसरा स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया, गवर्नमेंट एनकरेज कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज, एनकरेज द फार्मर्स, यू फॉर्म योर सोसाइटीज, यू परचेज रॉ मटेरियल एंड सेल द थिंग्स थ्रू योर सोसाइटी, सो फार्मर्स वर नॉट एक्सप्लॉइटेड इन दैट केस। एंड चौथा था पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट अनाउंस MSP, minimum support price for various agriculture produce। What is MSP? MSP क्या होता है? That price at which government purchase from the farmers to keep it in its buffer stock, to keep it in its godowns। जो और वो गोडाउन्स कौन ऑपरेट करता है इंडिया में? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI। एक और है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द फूड ग्रेन्स, गवर्नमेंट इज हैविंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं रेशन शॉप। सो रेशन शॉप से भी फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो 4 मेजर्स हमें ध्यान रखने हैं, रेगुलेटेड मार्केट, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज एंड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। कोऑपरेटिव मार्केटिंग की ये डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर लेना। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आता है। इमर्जिंग ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स, अपनी मंडी पंजाब हरियाणा में और राजस्थान में है, हड़पसर मंडी पुणे में है, रायतू बाजार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, उजावर सैंडीज तमिलनाडु में है। ये 1 मार्क में आते हैं या डिस्टिंग्विश में आते हैं, सॉरी ये जो है मैच द कॉलम्स में आते हैं। ये सब क्यों हुआ? इट हैज बीन रियलाइज दैट इफ फार्मर्स डायरेक्टली सेल देयर प्रोड्यूस टू कंज्यूमर्स इट इंक्रीजेस देयर इनकम। तो यहाँ पर डायरेक्ट सेल होता है फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द परचेजर्स। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन,
भाई सिर्फ फार्मिंग करके फार्मर्स को ज्यादा इनकम नहीं आ रही थी, तो उसके लिए दो तरीके से डाइवर्सिफिकेशन किया, आप अलग तरह से प्रोडक्शन कर सकते हो। अब जो दो अलग तरह से प्रोडक्शन है जिसको हम डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या है? द रीअलोकेशन ऑफ सम ऑफ द फार्म्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इनटू न्यू एक्टिविटीज और क्रॉप्स रिड्यूसिंग मार्केट रिस्क इज एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। इसके दो एस्पेक्ट होते हैं, या तो हम क्रॉप प्रोडक्शन का डाइवर्सिफिकेशन करें या हम प्रोडक्शन एक्टिविटी का डाइवर्सिफिकेशन करें। क्रॉप प्रोडक्शन का डाइवर्सिफिकेशन में क्या आता है? शिफ्टिंग फ्रॉम सिंगल क्रॉप टू मल्टीपल क्रॉप। एट अ टाइम आप एक से ज्यादा क्रॉप ग्रो करिए, तो जिससे एक लॉस में होगा तो दूसरा हमको कुछ इनकम देगा। दैट इज ग्रोइंग वेराइटी ऑफ क्रॉप्स एट अ टाइम। इससे कमर्शियलाइजेशन भी इंक्रीज हुआ एंड फार्मर्स इनकम इंक्रीजेस। इससे होता क्या है? इट मिनिमाइजेस द रिस्क ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशंस एंड मॉनसून फेलियर। फिर आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट। इसमें शिफ्टिंग फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग टू अदर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, जिससे अदर एरियाज में उनका एम्प्लॉयमेंट हो सके। इससे क्या होगा? इनकम विल बी रेज्ड, देन उनके सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ेंगे एंड इट विल बी अ सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। मींस आप खेती तो कर ही रहे हो, इसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी, सो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड एम्प्लॉयमेंट अगर हम देखें तो सबसे पहला आता है एनिमल हस्बेंड्री, फिर फिशरीज, फिर आता है हॉर्टिकल्चर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर हम सबसे पहले देखें एनिमल हस्बेंड्री, लाइव स्टॉक फार्मिंग, इंडिया में 61% पोल्ट्री के हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। इसी में ऑपरेशन फ्लड, ड्यू टू विच the milk production increased 10 times from 1951 to 2016. Operation Flood याद रखना, it is related to milk. इनके प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं। फिशरीज दो तरीके से होती है, इनलैंड जो कि लेक्स, पॉन्ड्स और स्ट्रीम्स में होता है, या सी में होता है या ओशन में होता है, जिसको मैरीन बोलते हैं। इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी सिर्फ 0.9% है, बट इट इज अगेन अ गेनफुल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके प्रॉब्लम्स कई सारे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, लो इनकम, एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी टू अदर सेक्टर्स और इलिटरेसी। हॉर्टिकल्चर, हाँ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइवर्सिफाइड एरिया. It is providing 6% of GDP. 1/3 of value of agriculture product comes from horticulture. अब horticulture में इंक्लूड होते हैं फ्रूट्स का प्रोडक्शन, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स का प्रोडक्शन। इसका जो प्रोडक्शन बढ़ा उसको एक नाम दिया गया गोल्डन रिवॉल्यूशन। सो व्हाट इज गोल्डन रिवॉल्यूशन? रैपिड ग्रोथ इन प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर, रिलेटेड टू फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। इसमें कुछ सजेशन हम दे सकते हैं। व्हाइट रिवॉल्यूशन जो अभी हमने डिस्कस किया, रिवॉल्यूशन एसोसिएटेड विद राइज इन मिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्री, आल्सो कॉल्ड ऑपरेशन फ्लड। और जो चौथा एरिया है डाइवर्सिफिकेशन का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इट इज द फ्यूचर एरिया। इफ रिवॉल्यूशन इज प्रमोटिंग इंडियन इकोनॉमी एज अ नॉलेज इकोनॉमी, तो रूरल एरिया में भी नॉलेज इकोनॉमी है, रूरल एरिया में भी इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। सो इट इज गोइंग टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल एज एन ऑप्शन ऑफ लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज। अब सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द फार्मिंग वेयर वी यूज ऑर्गेनिक इनपुट्स, इट इज सस्टेनेबल। इसमें हम यूज करते हैं एनिमल मैन्यूअर एंड कंपोस्ट, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज नहीं होता है। डेवलप्ड कंट्रीज में 10% of the consumption comes from organic farming, and सबसे important farmers के लिए जो beneficial है, it is available at higher price, it is beneficial for the farmers. So why the organic farming is important? Because it discards the use of non-renewable resources, बिकॉज वो केमिकल्स वगैरह यूज नहीं करता, ये इको फ्रेंडली है, सॉइल फर्टिलिटी को सस्टेन करता है, हेल्दियर एंड टेस्टियर फूड प्रोवाइड करता है, इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, सो बेनिफिशियल फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एंड इट इज लेबर इंटेंसिव बिकॉज इट यूजेस वेरी लेस ऑफ द टेक्नोलॉजी। बट हाँ, इसके कुछ लिमिटेशंस है, इट इज लेस पॉपुलर बिकॉज इसका प्रोडक्शन बहुत कम होता है, सो फार्मर्स आर नॉट विलिंग। दूसरा, शॉर्ट शेल्फ लाइफ, इससे जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी प्रोड्यूस होता है, उस प्रोड्यूस का
फ्रेश रहने का टाइम बहुत कम होता है, therefore it is having short shelf life, so it cannot be stored. दूसरा, लेस प्रोडक्शन होता है जो हमने अब देखा, जिसकी वजह से इट इज नॉट सो कॉमन. लिमिटेड चॉइस, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ओनली कुछ क्रॉप्स के लिए अवेलेबल है. एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन अवर कंट्री. ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम प्रोवाइड किया गया है. अगर वो प्रोवाइड किया जाए तो बहुत तेजी से इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा. एक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आ चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन और गोल्डन रिवॉल्यूशन में फर्क क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन is related to food grains productions increase. Golden revolution is related to increase in the production of fruits, vegetables and other things like honey. ग्रीन रिवॉल्यूशन का फोकस था सॉल्विंग फूड प्रॉब्लम ऑफ इंडिया. गोल्डन रिवॉल्यूशन का फोकस था प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स टू बी इंक्रीज्ड. अब हॉर्टिकल्चर का डेफिनेशन आप देख लीजिए. थैंक यू फॉर व्यूइंग. काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो.